Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is अंकिता यादव. सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूजीसी एनटीए नेट के पेपर 1 की यूनिट 9 को, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इस यूनिट से रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो टॉपिक है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है वो क्यों बनाया गया था। ये जो प्रोटोकॉल है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बनाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा एमिशन से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, जो टेम्परेचर है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बनाया गया था। जो हमारा UNFCCC था, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम रियो समिट या अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में अडॉप्ट की गई थी। और इस जो समिट है ये हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, अर्थ को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो है इसमें स्ट्रेटेजीज अपनाई गई थी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिसाइड किए गए थे और इसीलिए बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बनाए गए थे। तो इन्हीं में से एक प्रोटोकॉल था क्योटो प्रोटोकॉल। ओके, जो क्लाइमेट चेंज के लिए था। क्लाइमेट चेंज क्योंकि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कारण हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये उन्हें रिड्यूस करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बनाया गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कब इफेक्ट में आया और ये कब साइन किया गया था। तो द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड्स द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। ओके, तो ये आपको याद रखना है, दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्योंकि जो प्रोटोकॉल है इसमें जो भी पार्टीज़ ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, जो भी इसके मेंबर्स हैं, उन सभी पार्टीज़ को क्या करना होगा, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए काम करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा, वो उसके प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए लीगली ऑब्लाइज्ड है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ये प्रोटोकॉल जो है कब साइन किया गया था, 11 दिसंबर 1997 को ये जो प्रोटोकॉल है वो साइन किया गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप 3 मीटिंग में साइन किया गया था। UNFCCC की जो मीटिंग्स होती हैं उन्हें हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और कॉप 3 जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1997 में, तभी ये प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। ओके, और ये कहाँ किया गया था साइन, क्योटो जापान में, तभी इसका नाम जो है क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया है। ओके, और इफेक्ट में आया गया था 16 फरवरी 2005 को। ये जो प्रोटोकॉल है वो इफेक्ट में आ गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2005 में इफेक्ट में आया था और 1997 में साइन किया गया था। और इसकी जो पार्टीज है वो है 192। और कंडीशन ये है कि रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 55 स्टेट्स टू द कन्वेंशन। ओके, तो इस कन्वेंशन के लिए एटलीस्ट 55 स्टेट्स तो इसे रेटिफाई करने ही चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ओके, सो इसका जो ये जो प्रोटोकॉल है ये बना था 1997 में और इफेक्ट में आया था 2005 में। तो इसके पहले 2001 में कॉप 7 मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है वो 7th हुई थी ये मीटिंग, मरक्केश मोरक्को में ये मीटिंग हुई थी। तो उसी मीटिंग में क्या किया गया, जो क्योटो प्रोटोकॉल है उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो डिसाइड कर दिए गए थे 2001 में। ओके, तो ये रूल्स यहाँ डिसाइड कर दिए गए, तो इन्हें हम कहते हैं मरक्केश अकॉर्ड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 2001 में कॉप 7 हुई थी मरक्केश में, तो इन्हें मरक्केश अकॉर्ड्स कहा जाता है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड रूल्स जो है वो डिसाइड किए गए थे। सो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारी UNFCCC है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करना, उसके ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव रखा। ओके, तो UNFCCC का ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कारण, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना। तो उसके इस ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्यों बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एंड सेकंड इज मीथेन, एंड थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड, एंड फोर्थ इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, एंड फिफ्थ इज परफ्लोरोकार्बन्स PFCs, एंड सिक्स इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो ये 6 जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज, इनको आपको याद रखना है एटलीस्ट कि कौन कौन सी हैं। और सबसे ज़्यादा जो है
एमिशन करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इनके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये जो प्रोटोकॉल था इसका प्रिंसिपल था ये प्रिंसिपल था, प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ये जो प्रिंसिपल था ये कहता है इसके अकॉर्डिंग कि जो सभी कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए काम कर सकती हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, या उसे हम किस तरीके से पॉल्यूट होने से बचा सकें, तो उसके लिए सभी कंट्रीज अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है इस प्रिंसिपल पर बेस्ड था, ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कमिटमेंट पीरियड को, कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है इसका कमिटमेंट पीरियड। तो ये जो प्रोटोकॉल था इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ था 2008 में और एंड हुआ था 2012 में। तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के दो ही कमिटमेंट पीरियड हुए थे। एक फर्स्ट था वो हुआ था 2008 में और एंड हो गया था 2012 में, और अभी इसका जो पीरियड चल रहा है वो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड हमारा चल रहा है। ओके, तो all 36 countries that fully participated in the first commitment period complied with the protocol. Okay, और even though the 36 developed countries reduced their emissions, तो इसमें 36 कंट्रीज जो हैं उसने पार्टिसिपेट किया था, और ये जो 36 कंट्रीज हैं वो लीगली ऑब्लाइज्ड थी ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, और इन जो कंट्रीज ने इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव गोल डिसाइड किया गया था कि 1990 में जो भी लेवल था हमारे ग्रीन हाउस एमिशन का, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन का, उससे 5.2% जो है रिडक्शन करना है। ये ऑब्जेक्टिव जो है गोल डिसाइड करा गया था, और ये ऑब्जेक्टिव, ये जो गोल था ये पूरा भी किया गया था। ओके, तो सेकंड आपको फर्स्टली यही याद रखना है कि 2008 में जो है ये स्टार्ट हुआ था और 2012 में एंड हुआ था, और क्या ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन का रिडक्शन का जो परसेंट है वो आपको याद रखना है कि कितने परसेंट रिडक्शन का गोल रखा गया था। एंड सेकेंडली सेकेंड जो कमिटमेंट पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था, एग्री हुए थे उस पर 2012 में और एंड हो गया था 2020 में। जो अभी चल रहा है ये सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, और इस कमिटमेंट पीरियड को दोहा अमेंडमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये दोहा में हुआ था। ओके, तो इसलिए इसे दोहा अमेंडमेंट कहा जाता है। इन विच 37 कंट्रीज हैव बाइंडिंग टारगेट्स। ओके, तो 37 कंट्रीज थी इसके अंदर, उन्होंने उसके ऊपर ये बाइंडिंग थे इसके टारगेट्स। इसका जो टारगेट है ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करना, ये जो टारगेट है उसको अचीव करना, उस टारगेट को फॉलो करना, ये सभी कंट्रीज के लिए लीगली ऑब्लाइज्ड थी वो सभी कंट्रीज जो कि इसमें शामिल थी। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव गोल डिसाइड किया गया था, टारगेट डिसाइड किया गया था, वो था 18% रिडक्शन का। ओके, जो हमारा फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसमें डिसाइड किया गया था 5.2%, और ये जो सेकंड था उसमें डिसाइड किया गया था 18% रिडक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, और दोहा अमेंडमेंट भी कहा जाता है, और ये कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हमारे जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको क्यों बनाया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन गोल ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल इज टू कंट्रोल एमिशंस ऑफ द मेन एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, एंड और स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना, ओके, और उनको रिकंस्ट्रक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। जैसे कि मैंने बताया कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। ओके, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कंट्रोल करना मेन इसका ऑब्जेक्टिव था, और स्टेबलाइजेशन करना हमारे ग्रीन हाउस गैसेज को। ओके, और सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव था, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी इन 2012 एनेक्स 1 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। जो एनेक्स 1 है वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। ये जो प्रोटोकॉल है वो मेन जो है एनेक्स 1 कंट्रीज पर ही फॉलो होता है, एनेक्स 1 कंट्रीज के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एमिशन करती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेज का। तो ये जो पार्टीज हैं एनेक्स 1 पार्टीज हु हैव रेटिफाई, और जिसने रेटिफाई किया है इस प्रोटोकॉल को, द ट्रीटी मस्ट हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, क्योंकि जिन एनेक्स 1 पार्टीज ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है उनको इसके जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इनके ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज्ड हैं, लीगली ऑब्लाइज्ड हैं। ओके, उन्हें इसके प्रोविजंस को फॉलो करना ही होगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब हुआ था, और जो थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है वो है, द मेन फीचर ऑफ द प्रोटोकॉल इज दैट इट एस्टेब्लिश लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ एनेक्स 1 पार्टीज। जैसा कि मैंने बताया कि जो एनेक्स 1 पार्टीज हैं
जिन्हें इंडस्ट्रियलाइज नेशंस भी कहते हैं, ये पार्टी सबसे ज़्यादा जो है, ये कंट्रीज सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन करती हैं, तो इनके लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स का मतलब है कि ये जो कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे रेटिफाई किया इस प्रोटोकॉल को, वो इसके जो प्रोविजंस हैं, इसके रूल्स जो हैं उनको फॉलो करने के लिए लीगली ऑब्लाइज्ड हैं, उन्हें इसके रूल्स जो है वो फॉलो करने ही होंगे। सो इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल के, कि किस तरीके से जो है वो इसके रूल्स को, ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके रिडक्शन को, उसको उसके एमिशन को रिड्यूस किया जाए। ओके, तो मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल के, उन्हें हम फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसके 3 मैकेनिज्म हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनके नाम, फर्स्ट मैकेनिज्म है इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, एंड सेकंड इज द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM भी कहते हैं, एंड थर्ड इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये जो 3 मैकेनिज्म हैं, इन तीनों मैकेनिज्म को अपनाकर जो कंट्रीज हैं, जो कि इसके जो जिन कंट्रीज ने इसके जो प्रोटोकॉल है उसे रेटिफाई किया है, वे कंट्रीज जो हैं इन 3 मैकेनिज्म को अपनाकर ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 3 मैकेनिज्म कौन कौन से थे। तो अब हम देखते हैं कि जो वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल, कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है वो सक्सेसफुल था या नहीं। ओके, तो द हेडलाइन रिजल्ट्स टेल अस द बिटवीन 1990 एंड 2012 द ओरिजिनल क्योटो प्रोटोकॉल पार्टीज रिड्यूस देयर CO2 एमिशन बाय 12.5%। ओके, तो इसका जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है वो सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसका जो हम इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड देखें तो वो तो सक्सेसफुल रहा ही था, और अभी सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो है वो चल रहा है। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में जो टारगेट डिसाइड किया गया था कि हमें 5.2% तक जो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करना है, तो वो जो है वो अचीव कर लिया गया था। ओके, एंड ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल वो ह्यूज सक्सेस वाज देयर फॉर ए ह्यूज सक्सेस, ये जो है सक्सेसफुल हुआ था अगर इसका हम फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड देखें तो। और CO2 एमिशंस को 12.5% तक इसने रिड्यूस कर दिया था, जबकि टारगेट 5.2% का ही रखा गया था। ओके, तो ये सक्सेसफुल रहा था ये प्रोटोकॉल। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन व्हाट द क्योटो प्रोटोकॉल सेट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर द ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे क्योटो प्रोटोकॉल के एमिशन जो है वो एमिशन करती है और क्योटो प्रोटोकॉल में बताई गई है। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स, एंड बी इज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स, सी इज ऑक्साइड इक्विवेलेंट्स, एंड डी इज नाइट्रोजन इक्विवेलेंट्स। तो जैसा कि हमने देखा है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसके एमिशन को रिड्यूस करना है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हमने 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको हमने डिस्कस किया है। उसमें जो फर्स्ट हमारी ग्रीन हाउस गैस थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, और ऑक्सीजन इक्विवेलेंट भी नहीं आती है, नाइट्रोजन इक्विवेलेंट भी नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर्ड, कि जो हमारा फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड हुआ था वो कब एक्सपायर हुआ था, कब वो एंड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 2007, बी इज 2010, एंड सी इज 2012, एंड डी इज 2015। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट हुआ था, उसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया था 2008 में और एंड हुआ था 2012 में। तो ये आपको याद रखना है कि 2012 में जो है वो एक्सपायर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, कि इनमें से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, बी इज प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लेशन, C is reducing the CFS and SFS uses, and D is increasing the greenhouse gases. ओके, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, हाँ ये इसका राइट आंसर है। हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्यों बनाया गया है, ग्रीन हाउस गैसेज का स्टेबलाइजेशन करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज से होने वाले एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, जो हमारा सेकंड है प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि इसके लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया है। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन डिप्लेशन, एंड बी इज हजार्ड्स वेस्ट, एंड सी इज क्लाइमेट चेंज, एंड डी इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने डिस्कस किया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। ओके,
ओजोन डिप्लेशन के लिए हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और हमारा जो वियना कन्वेंशन है वो है ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये क्यों फोर्स में आया था और इसके कमिटमेंट पीरियड क्या है। सो गाइज अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप इस वीडियो के PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।